हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। फटाफट से 10 क्वेश्चन आपके ईवीएस के रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के, 10 क्वेश्चन आपके सीडीपी के रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि मैम पेडागोजी के भी क्वेश्चन सॉल्व कराइए, है ना। तो यहाँ पर आपको पेडागोजी के क्वेश्चन भी रखे गए हैं, आपके सीडीपी के क्वेश्चन रखे गए हैं। तो चलिए, जितने भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी जो है वो और भी स्ट्रांग हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक क्या है। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर, उसी से ठंडा उसी से गर्म, मच्छरों की दावत, बूंद बूंद दरिया दरिया, फिर चला काफिला। सभी लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान देकर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसी के साथ उसके आंसर को टिक करेंगे। और बहुत लोग आज ये सोच रहे होंगे कि मैम आज कोड में आंसर क्यों नहीं लिख करके लाई हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो कि आपको आज सेशन के एंड में देखने को मिलेगी, है ना। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो इसका आंसर सही क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा ए वाला, यानी कि उसी से ठंडा और उसी से गर्म। ठीक है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, उस क्रियाकलाप को चुनिए जो अन्य क्रियाकलापों से भिन्न है। विकल्प क्या दे रखे गए हैं, चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इन्हीं बेसिस पे आपका सीटेट जो है वो आगे क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाते हैं, फालतू के कोई भी क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं जो आपके लिए वो बेकार हों, है ना। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जो अन्य क्रियाकलापों से भिन्न हो। और आप सभी को पता है कि क्रियाकलाप से संबंधित आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है हर शिफ्ट में। पिछली बार जब आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था तो उसमें कई बार क्वेश्चन क्रियाकलापों से लेकर के पूछा गया था और इस बार भी आपका जरूर पूछा जाएगा। इसलिए आप सभी लोग क्रियाकलापों को बहुत ही ध्यान से पढ़ करके तभी आंसर करिएगा, ठीक है ना। कोई भी गलत आंसर पढ़ के नहीं टिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी की गई थी, अन्य क्रियाकलापों से भिन्न है जो, वो है कंघी करना, है ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर डी वाला बन जाएगा। किस लिए बनेगा, क्योंकि चाय भी आपकी पानी के द्वारा तैयार की जाती है, तैरना भी आपका पानी में ही होता है, आटा भी आपका पानी के द्वारा गूंथा जाता है। लेकिन आजकल के लड़के बहुत स्मार्ट हो चुके हैं जो कि सर में पानी लगा करके कंघी भी कर लेते हैं ना। कुछ लोग होंगे आप में से ऐसे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का कैसे शिक्षण करेगी। और एक चीज़ बता देते हैं आप लोगों को, सीटेट अपने हर पेपर में हर शिफ्ट में दृष्टिबाधित बच्चों को लेकर के एक क्वेश्चन जरूर पुटअप करता है। इसलिए आप सभी लोग दृष्टिबाधित बच्चों के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प क्या दे रखे गए हैं, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, सहपाठी के द्वारा व्याख्या, आवाज़ में संदेश साझा करके, ठोस अनुभवों का उपयोग करके। सभी लोग आंसर करेंगे बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसी के साथ जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करने में भी कंजूसी दिखाते हैं ना, लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए, लाइक कर दिया करिए। आपको पता नहीं है कि आपके एक लाइक कर देने से मुझे कितना मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आते हैं ताकि आपका सीटेट का जो पेपर है वो इस बार ज़रूर क्लियर हो जाए, है ना। जिन भी लोगों का नहीं क्लियर हुआ है या फिर जिन लोगों ने पहले भी कई सारे अटैम्प्ट्स दिए उनका नहीं क्लियर हुआ, लेकिन इस बार हम उम्मीद करते हैं कि ईवीएस में आपका 30 में से 28 27 नंबर तो ज़रूर ही आएंगे, है ना। इतनी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी गई है ईवीएस को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के बारे में हमें यहाँ पर देखना है। ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता है जितने भी दृष्टिबाधित बच्चे होंगे उन सभी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक व्याख्या दे करके चीज़ों को सिखाना पड़ता है। तो ये बात यहाँ पर सही है। कह रहा है कि सहपाठी के द्वारा व्याख्या, ये बात भी बिल्कुल सही है। जब तक सहपाठी व्याख्या करेगा, अगर उसका कोई सहपाठी ब्लाइंड है तो दूसरा वाला अगर ब्लाइंड नहीं है तो वो अपनी व्याख्या के द्वारा उसे चीज़ों को बता पाएगा। तीसरा कह रहा है कि आवाज़ में संदेश साझा करके, बिल्कुल, यानी जो आपके ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी को संदेश के माध्यम से चीज़ों को सिखाया जाता है ना, सुना करके कोई चीज़ तभी तो उन्हें सिखाया जाता है चीज़ों को। ठोस अनुभवों का उपयोग नहीं करना है क्योंकि वे दृष्टिबाधित बालक हैं, वो किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते हैं। आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पर,
ये दूसरा वाला बन जाएगा, है ना। ये तीनों स्टेटमेंट के जो ऊपर वाले थे ये सभी के सभी सही दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पट्टचित्र की कला किस राज्य की चित्रकला है। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। जो आपकी पट्टचित्र की कला है ये किस राज्य की चित्रकला है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा उड़ीसा, है ना। आंसर क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। विकल्प क्या दे रखे हैं, स्लॉथ, कुत्ता, बाघ या फिर लंगूर। आंसर करेंगे सभी साथी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा हमारा, ये सी वाला बन जाएगा, है ना। अगर हम बात करते हैं स्लॉथ के बारे में तो आप सभी को पता है कि जो स्लॉथ होता है वो 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक करके सोता है और इसी के साथ वो अपने 40 वर्षों के जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों को ही बदल पाता है ना। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये स्लॉथ के बारे में यहाँ पर दे रखी गई हैं आपकी एनसीईआरटी में। इसी के साथ अगर हम कुत्ते के बारे में बात करते हैं तो कुत्ता जो है वो अपने एरिया को मूत्र के द्वारा चिन्हित करता है। बाघ के बारे में भी यही बात कही गई है। लंगूर के बारे में तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है कि महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं। दूसरा कह रहा है कि केरल में केले की सब्जी लोग खाना पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी लोग खाना पसंद करते हैं। चौथा कह रहा है इनमें से कोई भी गलत नहीं है। जल्दी से आंसर करिएगा सभी लोग। तो देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में क्या कहा गया है कि सहजन के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं, ये बात सही है। केरल में केले की सब्जी लोग खाना पसंद करते हैं, ये बात भी सही है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी लोग खाना पसंद करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो असत्य नहीं है, सारे के सारे सही हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, कूट की तरफ हमारा ये चौथा वाला बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, यानी कि जो आपकी कार्बन डेटिंग मेथड होता है वो क्या चीज़ को संदर्भित करता है। कह रहा है कि चट्टानों की शक्ति मापन, श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन। चौथा कह रहा है इनमें से सभी। आंसर करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। कोई भी गलत आंसर नहीं करेगा, है ना। सभी लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के तभी आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कार्बन डेटिंग जो मेथड होता है आपको वो जितने भी प्राचीन स्थल होते हैं उनके अंदर जो आपकी हड्डियां वगैरह होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो ममीज़ वगैरह होती हैं, उन सभी के अंदर जो आयु का मापन किया जाता है कि ये कितने वर्षों पुरानी आपकी हड्डियां हैं। तो इन सभी का जो मापन होता है वो आपका कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा ही किया जाता है। तो आंसर हमारा कूट में क्या बनेगा, यहाँ पर पहला वाला बन जाएगा। देखिए बहुत से साथियों को कूट में आंसर देने में दिक्कत होती है, तो हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 करके हमें यहाँ पर दिया रहता है, सेम आपका उठा करके यहाँ पर कूट में भी ऐसे दे रखता है। हमें क्या करना होता है कि हमें अपना आंसर देखना होता है। जैसे कि देखिए तीसरे नंबर पर हमारा आंसर सही था ना ये, तो वही तीसरा नंबर हमें अपने कूट में देखना पड़ेगा कि वो तीसरा नंबर हमें कूट पर कहाँ पर दिया गया है। तो देखिए जो आपका तीसरा नंबर है ये कूट में आपका पहले नंबर पर ही तो दिया गया है, तो आंसर हमारा यहाँ पर पहला ही तो सही माना जाएगा, ना कि हमारा ये वाला हम दे देंगे चौथा वाला। तीसरा सही है तो हम तीसरे पर ही जाएंगे ना, चौथे पे तो जाएंगे नहीं। ये तो गलत हो जाएगा अगर हम इस तरह से आंसर देंगे। तो कंफ्यूज मत होइए आप सभी लोग, है ना। चाहे आपका इस तरफ अल्फ़ाबेट दिया हो या फिर इस तरफ नंबर दिया हो तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए। अगर नंबर देता है तो नंबर से लगा लीजिए, अगर ABCD करके देता है तब भी तो आपके 4 विकल्प ही होते हैं, 1 2 3 4 करके आप उसे देख लीजिए आंसर। चलिए अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। झूम खेती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब हमें यहाँ पर सही कथन देखना है। विकल्प दे रखे, इसे स्लैश एवं बर्न तकनीक कहा जाता है, या मिजोरम में बड़े पैमाने पर प्रचलित है, इसमें कुछ वर्षों में उर्वरता समाप्त हो जाती है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो देखिए जो आपकी झूम खेती होती है ये की कहाँ पर जाती है,
तो ये आपके मिज़ोरम में की जाती है, आप सभी लोगों को पता है। इसी के साथ अगर हम मिज़ोरम के बारे में बात करते हैं तो मिज़ोरम में ही आपका चेराओ नृत्य जो है वो वहाँ का फेमस नृत्य है, जो कि 2 बांस की डंडियों के द्वारा किया जाता है ना। अब देखिए, इसे स्लैश एवं बर्न तकनीक कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। यह खेती जो है वो मिज़ोरम में बड़े पैमाने पर प्रचलित है, ये बात भी सही है। लेकिन इसमें जो उर्वरता है वो कुछ वर्षों में समाप्त हो जाती है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दे रखी गई है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ये पहला वाला बन जाएगा, यानी कि ए और बी, ठीक। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। टाइटन किसका उपग्रह है? आप सभी को पता है कि इस बार जो 29 दिसंबर का आपका पेपर आया था, तो 29 दिसंबर के पेपर में आपसे ग्रह का जो है वो एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर उपग्रह देकर के पूछा है, ठीक है। विकल्प क्या कह रहे हैं, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है या फिर वरुण है। आंसर करेंगे जो आपका टाइटन है वो किस ग्रह का उपग्रह है। आंसर हमारा सही क्या बनेगा, ये तीसरा वाला बन जाएगा, यानी कि शनि। अब हमें तीसरा देखना है कि हमें कोट में कहाँ पर तीसरा दिया गया है, तो बस हमने यहाँ पर तीसरा देखा और अपना टिक कर दिया यहाँ पर। तो हमारा सीरियल से दूसरे नंबर वाला ही तो सही होगा, ना कि तीसरे नंबर वाला सीरियल पे। वहाँ पर तो 2 दे रखा है, जबकि 2 में तो बृहस्पति दिया गया है, तो ऐसे हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। सान्या हाल ही में अपनी उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चली गई, लेकिन उसे सर्दी और खांसी हो गई। अब वह उनकी नाक बह रही है। उसने अपनी माँ को बुलाया, जो कुछ प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करके एक हर्बल चाय बनाने की सलाह देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सान्या के लिए सबसे अच्छा होगा? यानी कि उसके लिए हर्बल चाय बनाने के लिए इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सबसे अच्छा माना जाएगा। दे रखा नीम, पुदीना और गुड़, हींग, तुलसी, शहद, नीम, तुलसी, पीपल, तुलसी, हल्दी और अदरक। आंसर करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा डी वाला, ठीक है ना। तुलसी, हल्दी और अदरक जो है ये आपके हर्बल होते हैं, यानी कि इनकी आप चाय बना करके पी सकते हैं जब आपको जुकाम हो, ठीक। अब यहाँ पर आपके ईवीएस के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सीडीपी, यानी कि जिसे हम बाल विकास भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं। तो यहाँ से भी हमने 10 प्रश्न रखे हैं, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, 10 क्वेश्चन ही हैं आपके, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि ZPD क्या कहलाता है। अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आपके 28 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था प्राइमरी का, उसके CDP के ये क्वेश्चंस रखे गए हैं, ठीक है। इसलिए किसी को कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये। तो देखिए यहाँ पर विकल्प क्या दे रखे हैं, जहाँ बच्चे व उसके साथियों का चिंतन स्तर समान है, जो बच्चे की पहुँच से बिल्कुल बाहर है, जो बच्चे के लिए चुनौती है जिसमें किसी एक्सपर्ट की मध्यस्थता जरूरी है, या जो बच्चा जानता है वह उसका क्षेत्र है। आंसर करेंगे सभी लोग कि ZPD क्या कहलाता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ZPD की, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, तो ये जो होता है ये बच्चों के लिए एक प्रकार से चुनौती होती है, जिसके अंदर बच्चा जो है वो किसी एक्सपर्ट की मध्यस्थता, यानी कि जो बच्चे से ज़्यादा जानता हो, यानी कि जिसे हम MKO कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा CDP में, MKO का मतलब होता है कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि बच्चे से जो ज़्यादा जानता होगा वो उससे उसकी सलाह लेकर के काम करेगा। तो जो आपका ZPD होता है वो बच्चे के लिए एक चुनौती होती है, जिसके अंदर बच्चा जो है वो अपने से जो एक्सपर्ट होगा उसकी सलाह लेकर के अपने काम को करता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ये तीसरा वाला बन जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पाड़ का सही उदाहरण क्या है। पाड़ यानी कि जिसे हम लोग बेस कहते हैं या फिर जिसे ढांचा भी कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा जब आपके घर बनाए जाते हैं तो वहाँ पर जो मिस्त्री होते हैं वो सबसे पहले पाड़ यानी कि ढांचे को तैयार करते हैं, तभी तो वहाँ पर बिल्डिंग को वो लोग खड़ी कर पाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर आपसे पूछ रखी गई है। कह रहा है कि भौतिक पुरस्कार देना, उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना, संकेत एवं इशारे देना, सवालों के जवाब को बताना। अब जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा हमारा।
तो देखिए इसका जो सही आंसर बनेगा वो सीधा सीधा दे रखा गया, संकेत एवं इशारे देना। ठीक है, जब आप लोग देखते होंगे कि जो आपके लेबर लोग होते हैं यानी कि जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, ये जब भी वहाँ पर बल्लियों को लगा करके ढांचा तैयार करते हैं, वो किसी ना किसी चीज़ में जब आपकी बिल्डिंग तैयार होती है तो वहाँ पर उसको संकेत देते हैं कि बिल्डिंग जो है वो आपकी इस तरह से ऐसे ऐसे यहाँ पर तैयार की जाएगी, है ना। तो उसको एक तरह से इशारा मान लीजिए आप लोग या फिर संकेत कह दीजिए, बात वो एक ही हो जाती है। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार उत्पन्न हो, या केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। तो किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? आकलन जो होता है वो उद्देश्य पूर्ण होता है किस लिए? तो इसमें क्या करें, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने, अंतर तो कभी नहीं करना, ना ही उनके अंदर तुलनात्मक मूल्यांकन करना है ना। तो ये तो हमारा गलत बन गया। दूसरा कह रहा है कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। ये बात तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए सही कही गई है, यानी कि जो आकलन होता है वो इसलिए किया ही जाता है कि शिक्षकों और जो आपके विद्यार्थी होते हैं इनका जो फीडबैक होता है वो उससे पता लग पाता है। तो आंसर तो हमारा यही वाला सही हो जाएगा। आगे भी देख लेते, कह रहा है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार उत्पन्न होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आकलन कर रहे हैं तो उसमें भय और तनाव जैसी तो कोई बात ही नहीं होगी। चौथा कह रहा है या केवल वर्ष के अंत में हो, ऐसा कुछ नहीं, केवल है यानी कि नेगेटिव वर्ड है, तो इससे भी हम अपना आंसर बता सकते थे। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ये दूसरा वाला सही बन जाएगा जो कि हमसे पूछ रखा था। ठीक है, बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं के मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? यहाँ पर बात किसकी की गई है? लेव वाइगोत्स्की की। आप सभी को मनोवैज्ञानिक के बारे में अच्छे से पढ़ करके जाना है। लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, इनसे आपका क्वेश्चन अच्छे से पूछता है, 2-3 क्वेश्चन जरूर पुटअप करता है इन लोगों से। ठीक है, तो आप लोग इनकी थ्योरी को बहुत ही अच्छे से क्लियर करके जाइएगा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज़ बात किसकी की गई? लेव वाइगोत्स्की की। तो इनके परिप्रेक्ष्य में हमें यहाँ पर आंसर भी देना पड़ेगा। कह रहा पुरस्कार एवं दंड, अनुकूलन एवं संगठन, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? सामाजिक पारस्परिक क्रिया। वो किस लिए? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो लेव वाइगोत्स्की थे इन्होंने अपना सिद्धांत भी दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो इससे भी हम अपने क्वेश्चन के आंसर को पहचान सकते थे। आंसर हमारा 4th वाला बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षाओं की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो क्या करते हैं? कह रहा है कि समावेशन को हतोत्साहित करता है। बिल्कुल भी नहीं, हतोत्साहित करने वाली बात तो गलत होती है। खोज को प्रोत्साहन देता है, ये बात बिल्कुल सही है। आवृत्ति को बढ़ावा देता है यानी कि बार बार करने को बढ़ावा देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चौथे का तो कोई मतलब ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? ये दूसरा वाला बन जाएगा। जब भी आपकी प्रगतिशील कक्षा की बात होती है तो वहाँ पर अगर आपको कहीं पर भी खोज को प्रोत्साहन देना हो, किसी भी चीज़ को लेकर के प्रोत्साहन दिया हो, तो वो आपका आंसर जरूर बनेगा वहाँ पर। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा डैश, कह रहा है कि तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण आधारित होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होनी चाहिए। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं तो ये क्या सुझाती है? तो ये तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी कहीं पर नहीं कहा गया है ना। कंठस्थीकरण करना, तथ्यों को याद करना, परिभाषाओं को याद करना, उन पर बल देना, ये सभी निगेटिव हैं। अगला कह रहा है कि परीक्षाओं के सीखने पर केंद्रित होती है। परीक्षाओं के सीखने पर तो कोई चीज़ केंद्रित नहीं होती है। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थी की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बच्चे की विषय वस्तु को बढ़ा देते हैं तो उसका अधिगम जो है वो और अच्छा हो जाएगा, बल्कि उसके ऊपर तो बोझ बन जाएगा ना। हमें बोझ नहीं बनने देना है बच्चे के ऊपर।
चौथा कह रहा है खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है, यानी कि जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 2020 वाली, इसने यही कहा था कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खोज के लिए प्रोत्साहित करना है, उसके जो थिंकिंग होती है उसको डेवलप करना है, उसके समालोचनात्मक जो चिंतन होता है उसके विकास पर वो केंद्रित रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कही गई थी। तो आप सभी लोग जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर देखने को जरूर मिलेंगे, ये बात आप लोग लिख कर ले लीजिए, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम डैश क्या होता है। कह रहा है कि एक व्यक्तित्व गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, या फिर एक अनुबंधित गतिविधि है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसी के साथ जितने भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे और क्लास को लाइक भी कर देना है सभी लोगों को, ठीक है। कोई भी क्लास को बिना लाइक किए हुए नहीं जाएगा, ठीक। अगर हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो फिर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग एक लाइक कर सकते हैं ना, तो इतना सा सपोर्ट आप लोग भी कर दिया करिए। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, लेव वाइगोत्स्की की। तो इनके अनुसार जो अधिगम होता है वो एक सामाजिक गतिविधि का कार्य करता है, ठीक है। आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, सीधा सा तीसरा वाला बन जाएगा। व्यक्तित्व की गतिविधि है ही नहीं, व्यक्तित्व की बात नहीं की है लेव वाइगोत्स्की ने। निष्क्रिय का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। अनुबंधित गतिविधि ये भी नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को समूह में वर्गीकृत करके उन्हें एक गद्यांश पढ़ने को देती है, फिर उस पर चर्चा करने के लिए कहती है, बताइए यह क्या सूचित करता है। यानी कि एक जो शिक्षक है वो अपनी कक्षा में एक समूह में जो है वो थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को वर्गीकृत कर देती है, फिर उन्हें गद्यांश पढ़ने के लिए देती है। मान लो कोई कविता दे दी या फिर कोई कहानी दे दी, तो फिर वो उनसे उस पर पढ़ने के बाद चर्चा करने के लिए कहती है। तो ये जो है वो क्या चीज़ को डिफाइन कर रहा है, कह रहा है कि पारस्परिक शिक्षण कर रहा है, संतुलनीकरण कर रहा है, या फिर अभ्यास कर रहा है, या फिर आकृतिकरण कर रहा है। आंसर करिएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, वो बन जाएगा पारस्परिक शिक्षण। यानी कि बच्चे जो है वो आपस में गद्यांश पढ़ने के बाद में उन पर चर्चा करने के लिए उनसे कहा गया, तो वो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये एक तरह से पारस्परिक शिक्षण होगा ना, संप्रेषण का ही तो कार्य करेगा एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। जीन पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं। अब देखिए आपका जीन पियाजे से भी क्वेश्चन बना था, अब आपको जीन पियाजे के बारे में पढ़ करके जाना है, ठीक है। कह रहा है कि स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं, वयस्कों का अनुसरण करके सीखते हैं, पुरस्कार के प्रयास से सीखते हैं, या फिर बड़ों के द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए एक बार। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी की गई है, जीन पियाजे की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जीन पियाजे की, तो इनके अनुसार जो एक रचनावादी कक्षा होती है उसमें बच्चे जो होते हैं वो स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। यानी कि वे खुद की क्षमताओं के अनुसार ही चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। तो आंसर तो हमारा यहाँ पर पहला वाला ही सही है, जो कि बनेगा। वयस्कों का अनुसरण करके सीखते हैं, ये बात नहीं है। पुरस्कार के प्रयास से सीखते हैं, ऐसा भी नहीं है। पुरस्कार तो हमारा एक तरह से निगेटिव वर्ड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे कैसे पूछ रखा है उस हिसाब से हमें आंसर देना है, ठीक है। चौथा कह रहा है कि बड़ों के द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते। व्याख्याओं से कभी बच्चे को कोई चीज़ नहीं सिखानी। व्याख्या आपका एक निगेटिव वर्ड होता है, परिभाषा निगेटिव वर्ड होता है, कंठस्थीकरण निगेटिव वर्ड होता है, वर्णन करना निगेटिव वर्ड होता है, अवधारणाओं से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी वो भी आपकी निगेटिव होती हैं। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये सभी आपकी निगेटिव होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चे के विकास के संबंध में होगा, यहाँ पर विकास कर लीजिएगा। बच्चे के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब हमसे यहाँ पर सही वाला पूछ रखा है। कह रहा है कि बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एकमत हैं। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। विकास के क्षेत्र स्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जल्दी से।
तो देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई है, बच्चे के विकास के संबंध में। कह रहा है कि बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत जो होते हैं वो बच्चे के विकास के विषय में एक मत हैं। एक मत तो किसी ने भी नहीं कहा, आपके किसी भी मनोवैज्ञानिक ने विकास को एक नहीं बताया, सबने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अगला कह रहा है कि सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। निर्बाध तो कहीं से भी नहीं है ना। तीसरा कह रहा है कि विकास के क्षेत्र स्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, विकास के क्षेत्र स्पष्ट हैं लेकिन उनका एक दूसरे से संबंध है, यहाँ पर हमसे नहीं कहा गया है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा, है ना, बल्कि वे एक दूसरे से संबंधित हैं। चौथा कह रहा है कि बच्चे का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। ये बात बिल्कुल सही कही गई, यानी कि यही हमारा आंसर बनेगा, जो कि हमसे सही वाला पूछ रखा था। बच्चे का विकास जो होता है उसका बच्चे पर समाज का, इसी के साथ उसकी संस्कृति का, उसके पास पड़ोस का, उन सभी से बच्चे का विकास जो है वो प्रभावित होता है ना। उन चीज़ों का जो प्रभाव है वो बच्चे के ऊपर ज़रूर पड़ता है, तभी बच्चा देखिए एक्टिव रहता है। कोई कोई बच्चे एकदम भोंदू टाइप के होते हैं जिनके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है समाज का या फिर उनके घर परिवार का, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है उनके अंदर, है ना, वो वाली बात हो जाती है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी लोगों को ये क्लास, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ कोई भी साथी क्लास को बिना लाइक किए हुए नहीं जाएगा। और हम एक चीज़ बात करते हैं, यहाँ पर कल किसी का डाउट था, किसी ने कमेंट में लिख रखा था कि मैम ये न्यूज़ कोई नहीं दे रहा है, आप ही क्यों बता रही हैं, अगर ये न्यूज़ रही होती तो लाखों बच्चे फेल हो जाएंगे, ऑप्शन वाला क्लियर करके बताइए प्लीज़। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया भी है कि सीटेट ने जो है वो इस बार अपने विकल्पों के अंदर मॉडिफाई किया हुआ है। ये कोई शालिनी श्रीवास्तव हैं जिन्होंने ये मैसेज किया है, तो प्लीज़ हम आपको बता देते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आपके लिए एकदम ऑथेंटिक चीज़ उठा करके लाएँ, जो कि आपका सीटेट की वेबसाइट पर ऐसा मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया गया है इस बार, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर पहले आपको 1 2 3 4 करके ये सब दिया गया है। उसके बाद नीचे देखिए जहाँ पर हमें आंसर देना है कूट में, वहाँ पर पहले 2 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है। अब आप लोग बताइए हमें कि हमने आपको कहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन दी है, कहाँ से गलत बताया है। ये आपकी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है, आप सभी लोग जाकर के वहाँ पर देखिए। आप लोगों को एकदम ऑथेंटिक चीज़ बताई जा रही है। अब बाकी चैनल नहीं बता रहे हैं तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो लोग उनकी मर्ज़ी है, वो लोग नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन हम आपको पहले से गाइड कर रहे हैं। आपको इस चैनल पे एकदम ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी, कोई भी फेक चीज़ नहीं बताई जाएगी, ठीक है। जैसा आपका सीटेट का पेपर आया है सेम वैसा ही आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको वही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप लोगों को आगे चल के जो आपका 9 जनवरी से पेपर स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर आपको कोई दिक्कत ना हो, जिस वजह से आपको यहाँ पर उस तरह से दिखाया जा रहा है और प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपको, ठीक है। तो प्लीज़ इस गलत फहमी में आप लोग बिल्कुल भी मत रहिएगा कि हम आपको फेक न्यूज़ दे रहे हैं या फिर आपको हम इस तरह से क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। आप लोग अपने सामने देख सकते हैं, प्रूफ एकदम आपके सामने एकदम लाइव है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ देख लीजिए बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट बात क्या करते हैं, कल के क्वेश्चन में किसी को डाउट हो गया था, कोई दिलीप कुमार है, उन्होंने लिखा कि मैम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर गलत है। अब हमें बताइए कि कौन सा ऐसा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अंदर खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझा होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है। अब बताइए इसका आंसर तो यही बनेगा, मिज़ोरम वाला ही ना। कहाँ पर मैंने आपको गलत बता दिया है, आप जा कर के दोबारा से क्लास को ओपन करिएगा, उसको जा कर के देखिएगा, यही एकदम सही आंसर दिया हुआ है। जो कि कोर्ट में हमें देना था वो यहाँ पर सीरियल से दूसरे नंबर पर बना हुआ आंसर है। प्लीज़ जिसने भी ये कमेंट किया है आप लोग जा कर के जो है वहाँ पर जा कर के देखिएगा, आंसर एकदम सही बताया गया है, कोई भी गलत आंसर नहीं दिया गया, ठीक है। तो आज ये थोड़ी सी छोटी सी न्यूज़ थी, किसी का कमेंट में डाउट था तो ये मैंने क्लियर कर दिया है, दोनों लोगों के डाउट क्लियर कर दिया। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।